हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 46 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। कियारा अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसके कदमों में घबराहट थी और चेहरे पर उभरती बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मन्नत की कही बातें उसके कानों में अभी भी घंटी की तरह लगातार गूंज रही थी। उसके पास कोई ऐसा सबूत है जो सामने आ गया तो मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। कियारा खुद से बुदबुदाए जा रही थी, मानो खुद को समझा रही हो या शायद अपने डर को छिपा रही हो। क्या सबूत हो सकता है मनु के पास? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सच में उसके पास कुछ हुआ तो वह अब तक मुझे एक्सपोज कर चुकी होती, उसने खुद से कहा। पर उसके शब्दों में वह मजबूती नहीं थी जो वह दिखाना चाहती थी। उसके चेहरे पर झूठा आत्मविश्वास कुछ ही सेकंड में टूट गया। लेकिन जिस यकीन से वो कह रही थी उसे भी तो नकारा नहीं जा सकता है। दिल बहुत घबरा रहा है मेरा, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कियारा के कदम वहीं रुक गए, उसका गला सूख गया। मनु चुप है, लेकिन अगर मोहिनी चाची ने अपना मुंह खोल दिया तो? सिर्फ इतना सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। उसकी सांसें अनियंत्रित हो गई थी, जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी बोझ रख दिया हो। उसी समय कमरे के दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज आई, हाय। कियारा चौंक कर मुड़ी। सामने मुस्कुराते हुए सहानी खड़ी थी। उसे देखते ही कियारा ने नाक सिकोड़ कर चेहरा फेर लिया। सहानी अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ यार, नाराज है क्या? मैं तुझे हाय कह रही हूँ और तू मुंह बना रही है। कियारा ने तीखी नजर उठाई और कड़वे स्वर में बोली, क्यों ना बनाऊं? बहुत दिन बाद आज तुझे अपनी दोस्त की याद आई है, वरना तू तो भूल ही गई थी कि तेरी कोई दोस्त भी है। उसकी आवाज़ टूट रही थी, पर वह गुस्से में छुपाने की कोशिश कर रही थी। अकेला छोड़ दिया था ना तूने मुझे, ना कॉल ना मैसेज ना कोई जवाब। कितनी अकेली हो गई थी मैं, और आज अचानक आकर हाय कह रही है। कमरे में एक पल की सन्नाटा खिंच गया। कियारा की आवाज़ में छिपा डर उसके गुस्से से कहीं ज़्यादा ऊंचा था। सहानी खामोश हो गई। कियारा ने गुस्से और दर्द से कांपती आवाज़ में एक बार फिर कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी सहानी कि तू भी मेरा साथ छोड़ देगी। क्या दोस्ती का यही मतलब होता है कि एक दोस्त पर मुसीबत पड़े और दूसरी दोस्त उसका साथ छोड़कर निकल जाए? सहानी ने एक गहरी बेचैन सांस ली। उसकी आंखें झुक गई। धीमी टूटी आवाज़ में बोली, ऐसी बात नहीं है यार। इन दिनों हम सबके साथ इतना कुछ हुआ है कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसकी उंगलियां बार बार एक दूसरे से उलझ रही थी। मैं सच कहूं तो मैं भाई की नज़र में दोबारा गिरना नहीं चाहती थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे माफ़ किया है और मैं अब उन्हें नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती थी। उन दिनों तुमसे ही नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की। सॉरी यार। सहानी ने बच्चे जैसी शक्ल बनाकर अपने शब्दों को हल्का करने की कोशिश की। उसकी मासूमियत भरी आंखों में सच झलक रहा था। कियारा ने उसे देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान पूरी तरह उसके चेहरे तक नहीं पहुंच पाई। डर और घबराहट उसकी आंखों के कोने में अब भी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसका पर्दाफाश कर देने वाला कोई सच उसके सीने में पत्थर बनकर अटका दिया हो। सहानी ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर थोड़ा और पास आकर बोली, कियारा तू ठीक है ना? चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? कोई परेशानी है? कियारा उसे घूरते हुए चिढ़े स्वर में बोली, ऐसे अनजान क्यों बन रही है? तू अच्छी तरह से जानती है मेरी लाइफ की एक ही परेशानी है, और वह है मेरी खुद की बहन। उसकी आवाज़ काँप रही थी, गुस्सा भी था और डर भी। आज वो शेखावत मेंशन लौट रही है और पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके आने से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं ख़त्म हो जाऊंगी। सहानी ने नरमी से कहा, अरे ऐसे क्यों बोल रही है? देख, मैं तो कहती हूँ जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं। हमें मनु का वेलकम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही यह बात कियारा के कानों में पड़ी, उसकी आंखें आग की तरह भड़क उठी। वो झटके से पलटकर सहानी पर चिल्लाई, क्या?
क्या कहा तूने? तू उसका वेलकम करेगी? सच में सहानी, तू? उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। आंखों में जलन, दिल में डर और चेहरे पर उफनता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सहानी ने उसे समझाने की कोशिश की। देख कियारा, आज तक हमने जितनी भी प्लानिंग और प्लॉटिंग मनु के खिलाफ की, उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वेद भाई से हम मनु को दूर करना चाहते थे। क्या हुआ नतीजा? भाई मनु के और भी करीब चले गए। उनके दिल में सिर्फ मनु है, वह उससे ही प्यार करते हैं। कियारा के चेहरे की मांसपेशियां तन गई। सहानी ने आगे कहा, इसलिए मैं कह रही हूँ, भूल जा ये सब, चलकर मनु का वेलकम करते हैं। और मैं तो यह भी मानती हूँ कि हमें उससे माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। शायद वो हमें माफ़ कर दे। यह सुनते ही कियारा की आंखों में गुस्सा और नफरत एक साथ चटक उठी। वह तड़प कर बोली, तू मेरी दोस्त होकर मेरे खिलाफ जाने की बात कर रही है? तूने सोचा भी कैसे कि मैं मनु से माफ़ी मांगूंगी? उसकी आवाज़ तेज और कटीली थी। और एक बात ध्यान से सुन ले सहानी, भले तूने कबीर भाई को पाने की कोशिश छोड़ दी हो, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा है। वेद मेरे थे और आगे भी मेरे ही रहेंगे। मैं उनसे बहुत ही मोहब्बत करती हूँ, उन्हें कभी छोड़ नहीं सकती हूँ। और रही बात मनु के खिलाफ प्लानिंग या प्लॉटिंग की, तो जंग और प्यार में सब जायज़ होता है। मैंने कोई गलती नहीं की है, जो करना पड़ा वह मैं फिर भी करूँगी। कियारा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। मनु और मैं सगी बहनें हैं, बदकिस्मती से। जब उसे याद नहीं है यह रिश्ता, तो मैं क्यों याद रखूं? वह यह बात यदि समझती कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, इस घर पर, वेद पर और शेखावत की हर चीज़ पर पहले मेरा हक है। बड़ा होने का राइट्स मुझे मिलना चाहिए, लेकिन वह बस मुझसे छीनना चाहती है। वह धीरे धीरे सहानी की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में दर्द पिघलकर नफरत के साथ मिल रहा था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आता है जानती हो सहानी? सहानी उसे हैरानी से देख रही थी। जब मॉम और डैड के लिए मैं और कबीर भाई ही काफ़ी थे, तो मनु का जन्म होना जरूरी था क्या? ना वो पैदा होती, ना मेरे अधिकार मुझसे छीने जाते, ना मुझे उसके खिलाफ ये बार बार प्लानिंग करनी पड़ती। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। हर बार वो मेरे और वेद के बीच में आ जाती है। और आखिरकार क्या हुआ? वो मुझे हरा ही गई, वेद को मुझसे दूर कर दिया। कियारा की आवाज़ अब फुसफुसाहट में बदल गई। मैंने वेद के लिए क्या नहीं किया सहानी? क्या नहीं किया? यहाँ तक कि खुद को पूरी तरह से सौंप दिया, सिर्फ इस विश्वास पर कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। कहते हुए कियारा की आंखों से आंसू उतरने लगे। वह उन्हें पोंछना भी भूल गई थी, बस रोती जा रही थी। लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर उस मनु के पास चले गए। उसका चेहरा अब लाल पड़ गया था। धोखा दिया है वेद ने मुझे। बस कियारा, सहानी गुस्से से फट पड़ी। मेरे भाई के बारे में एक शब्द भी मत कहना। भाई ने तुझे कभी धोखा नहीं दिया, कभी भी नहीं। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर वापस गूंज उठी। तू बहुत अच्छे से जानती है कि भाई ने तुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। उनके दिल में हमेशा से ही मन्नत ही रही। कियारा की आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन सहानी रुकी नहीं। लेकिन हाँ, उनके दिल में मनु के लिए जो नफरत आई थी, वो हमने पैदा की थी। तूने, मैंने और मॉम ने, सब ने। हम सब की वजह से भाई मनु से दूर हुए और तूने उसी नफरत का फ़ायदा उठाया, भाई के करीब जाने का। सहानी के चेहरे पर तीखा दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। और रही बात खुद को सौंपने की, वो कियारा के बेहद करीब आकर बोली, ये मत भूल वो सब कैसे हुआ था, किस हालात में हुआ था। इसलिए तू मेरे भाई को दोष देने की कोशिश भी मत करना। कमरा कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। कियारा ने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली और थक कर सोफे पर बैठ गई। सहानी ने भी एक लंबी सांस छोड़ी और फिर नरमी से बोली, देख, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना हम किस्मत से लड़ सकते हैं और ना अब हालात से। वह कियारा के पास बैठ गई
उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ बुरा हो, सच में नहीं चाहती। इसलिए समझ, ये लड़ाई छोड़ दे। वेद भाई के दिल में सिर्फ और सिर्फ मन्नत है, सिर्फ वही है। सहानी की आवाज़ कांप गई। मैंने भाई की आंखों में देखा है, उनका जुनून, उनका प्यार, उनका पागलपन, सिर्फ और सिर्फ मन्नत के लिए। मुझे तो डर लगता है, अगर मनु उन्हें ना मिली तो वह टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे पूरी तरह से। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तभी तो हमारी इतनी साजिशों के बाद भी किस्मत उन दोनों को एक साथ लेकर आई। सहानी की बातें सुनकर कियारा का अंदर ही अंदर खून खौल उठा। उसे गुस्से के मारे कपकपी आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे को मासूम बनाकर रखा, क्योंकि इस वक्त उसे सहानी की ज़रूरत थी और बहुत ज़्यादा थी। कियारा ने होठ कांपते हुए मासूमियत से कहा, सहानी, एक और परेशानी है, एक ऐसा सच जिसका डर मुझे जीने नहीं दे रहा है। अगर वो सच बाहर आ गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी, बिल्कुल बर्बाद। सहानी चौंक कर अपनी जगह से उठी। सच? कैसा सच कियारा? साफ साफ बताना, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कियारा की आंखें पूरी तरह से नम हो गई, उसकी आवाज़ टूट रही थी। सहानी, मनु के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है। आज सुबह उससे मेरी बहस हुई। बहस के दौरान उसने खुद बोला कि उसके पास एक ऐसा सबूत है, अगर उसने घर वालों के सामने ला दिया तो मैं पूरी तरह से एक्सपोज हो जाऊंगी। मुझे शेखावत मेंशन से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर सहानी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वहीं दूसरी ओर मन्नत और पंखुरी जैसे ही अपने फ्लैट से बाहर निकलने वाले थे, अचानक उनके फ्लैट की घंटी बज उठी। दोनों एक पल को रुक गए। उनके फ्लैट पर कोई आता नहीं था। हाँ, कभी कभी वैभव का आना जाना होता था, लेकिन वह भी कई दिनों से शहर से बाहर गया हुआ था। पंखुरी ने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। सामने जैस्मिन खड़ी थी, चेहरे पर एक मजबूर सी मुस्कान। जैस्मिन बोली, मुझे मन्नत से मिलना है। मुस्कुराने की कोशिश उसके आंखों तक नहीं पहुंची थी। मन्नत भी उसे देखकर हैरान हुई, लेकिन उसने चेहरे पर सहज मुस्कान बनाए रखी। जैस, तुम यहाँ कैसे? बहुत दिनों बाद मिल रही हो। जैस्मिन की आंखों में नमी उतर आई, जिसे उसने पलकों पर ही रोक लिया। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। मन्नत ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छी हूँ, बताओ कैसे आना हुआ? जैस्मिन ने हल्का सा झूठी हंसी हंसते हुए कहा, बस यूं ही, बहुत दिन हो गए थे आपसे मुलाकात नहीं हुई। आप तो जानती हैं कि मैं मिस कियारा की असिस्टेंट थी, लेकिन अब जब मेरा वह जॉब नहीं रही तो राठौर ऑफिस भी आना नहीं हो पाया और आपसे मुलाकात भी नहीं हुई। मन्नत उसकी हर बात के पीछे छुपे भाव समझ रही थी। जैस्मिन की आवाज़ में बेचैनी थी, मुस्कान के पीछे कई परतें। वह अपने मन में सोच रही थी, आई एम सॉरी मन्नू, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ेगा। आपको धोखा दे रही हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। वह अपनी हथेलियों को घबराहट में आपस में रगड़ने लगी। यह देखकर मन्नत ने धीरे से पूछा, जैस, सब ठीक है ना? कोई बात है क्या? कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाहती हो? जैस्मिन की नज़र जैसे ही पंखुरी पर पड़ी, वह और भी अधिक असहज हो गई। मन्नत ने उसकी आंखों में छुपी घबराहट साफ पढ़ ली। वह हल्की मुस्कान देते हुए बोली, पंखु, तू जाकर सामान गाड़ी में रख दे, मैं अभी आती हूँ। पंखुरी बिना सवाल किए लगेज लेकर बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई। मन्नत उसकी ओर मुड़ी। अब बताओ जैस्मिन, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? जैस्मिन का गला भर आया, उसके हाथ काँप रहे थे। मनुदी, आई नीड योर हेल्प। मुझे वापस उस कैंप में नहीं जाना है। मैं सबसे बाहर निकलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मन्नत ने उसे सोफे पर बैठाया। रिलैक्स, पहले सांस लो। यह तो अच्छी बात है कि तुम वहाँ वापस नहीं जाना चाहती हो और अब उन लोगों के लिए काम भी नहीं करना चाहती हो।
लेकिन तुम डर क्यों रही हो? जैस्मिन की आंखें भर आई। मैंने फैसला तो कर लिया है दी, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं छुप सकूं, जहां उनकी पहुंच ना हो। वह लोग मुझे ढूंढ लेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं। वह बुरी तरह से कांप रही थी। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। प्लीज़ दी, मेरी मदद कर दीजिए। मुझे उन लोगों के लिए काम नहीं करना है। मुझे बचा लीजिए प्लीज़। उसकी आवाज़ टूट गई। दरअसल यह पूरा प्लान राव का था। राव ने ही जैस्मिन को मन्नत के पास भेजा था। उसके कपड़ों में उसने बेहद छोटे गुप्त कैमरे लगवा दिए थे। वह अपने कमरे से ही हर एक हरकत देख रहा था। मन्नत को, उसकी मासूमियत को, उसकी चिंता को। उसकी आंखों में एक खतरनाक ठंडी मुस्कान उभर आई थी। अच्छा है, ठीक वहीं जा रही हो जहां मुझे चाहिए, राव बुदबुदाया। वहीं कमरे के इस ओर मन्नत ने जैस्मिन के कांपते हाथ पकड़कर कहा, रिलैक्स जैस्मिन, डरो मत। तुम्हें अब उन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रुककर उसने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम एक ही जगह सुरक्षित रह सकती हो जहां उनकी पहुंच कभी नहीं होगी। जैस्मिन ने आंखें झपकी। कौन सी जगह? मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शेखावत मेंशन। मैं वापस अपने घर जा रही हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। जैस्मिन का चेहरा एक पल को सफ़ेद पड़ गया। वह जानती थी कि शेखावत मेंशन जाना मतलब राव के प्लान को पूरा करना, और यह सोचकर उसका दिल डूब गया। फिर भी वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक पल चुप रहने के बाद उसने धीमी टूटी आवाज़ में पूछा, आर यू श्योर मनुदी? मैं वहाँ सच में सुरक्षित रहूँगी ना? मन्नत ने उसके कंधे थाम लिए। बिल्कुल, तुम अब मेरे साथ हो। जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है। अब बेफिक्र होकर रेडी हो जाओ। वह लोग हम तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। मन्नत की बात खत्म होते ही स्क्रीन की दूसरी तरफ राव की मुस्कान और भी गहरी हो चुकी थी। जैस्मिन मन्नत के साथ फ्लैट के बाहर आ गई। पंखुड़ी ने हल्के इशारे से पूछा कि जैस्मिन इनके साथ क्यों जा रही है। उसकी आंखों में साफ साफ हैरानी और चिंता थी। मन्नत भी बस उसी इशारे में जवाब दिया, शांत रहो, बाद में बताऊंगी। पंखुड़ी सब समझ गई। इधर राव सब जानता था। उसकी योजनाएं पहले से बिछी हुई थी। वह जानता था कि जैस्मिन को किसी भी कीमत पर शेखावत मेंशन भेजना है, और अगर मन्नत खुद उसे अपने साथ लेकर जाएगी तो सिक्योरिटी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगी। ना चेकिंग होगी, ना पूछताछ, ना शक। यही वजह थी कि उसने पहले ही जैस्मिन के कपड़ों में कैमरे फिट करवा दिए थे, माइक्रो साइज कैमरे, जो किसी को नजर भी ना आए। राव के चेहरे पर वही खतरनाक चालाक मुस्कान फैल गई। परफेक्ट बेबी डॉल, खुद उसे अंदर ले जाएगी, और अब मैं शेखावत और राठौड़ दोनों पर एक साथ नज़र रख सकता हूँ, और मैं अपने बेबी डॉल के और भी करीब आ रहा हूँ। सब मेरे सामने होंगे। उसे पहले से पता था कि शेखावत मेंशन की सिक्योरिटी इन दिनों अलर्ट पर है, पर उसे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी चाल ऐसी थी जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची थी। वहीं कियारा का कमरा, सहानी के चेहरे पर आश्चर्य भर गया था। सबूत? कैसा सबूत? जहाँ तक मैं जानती हूँ कियारा, अगर मनु के पास सबूत होगा भी तो सिर्फ तेरे खिलाफ ही क्यों? पक्का उसके पास मेरे और अमृता के खिलाफ भी सबूत होंगे, क्योंकि आज तक जो कुछ भी हुआ वो हम तीनों ने मिलकर किया है। फिर वो सिर्फ तेरे खिलाफ सबूत की बात क्यों कर रही है? उसके पास ऐसा कोई सबूत हो ही नहीं सकता है। हमने कब प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, वो कैसे जान सकती है? और अगर जानती भी तो अब तक वो चुप क्यों रही? कुछ कहा क्यों नहीं? कियारा झुंझुलाकर बोली। यही तो सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है सहानी। सहानी कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सोच में डूबकर बोली, काश काश आज हमारे साथ अमृता होती। उसका दिमाग हम तीनों से बहुत तेज था। वह होती तो कुछ न कुछ जरूर सोच लेती, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेती। अमृता का नाम सुनते ही कियारा के दिमाग में जैसे करंट सा दौड़ गया। वह हड़बड़ाकर बोली, एक मिनट, कहीं कहीं अमृता ही तो मेरे खिलाफ कुछ। वह बात पूरी करती इससे पहले ही सहानी ने उसे रोक लिया। पागल है क्या?
ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अमृता हमारे खिलाफ क्यों जाएगी? कियारा की आंखें सख्त हो गई। उसकी आवाज़ भरा उठी। तेरे खिलाफ नहीं, वो मेरे खिलाफ जरूर जा सकती है। वो पक्का मेरे खिलाफ गई है। तूने देखा नहीं था उस दिन जब वो एक्सपोज हुई थी तो कैसे मेरे खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दी थी? वो तो अच्छा था सहानी कि किसी ने उस वक्त उस पर भरोसा नहीं किया। शायद इसी का उसने बदला लिया हो। एक काम कर सहानी, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाएगी। तू फ़ोन कर, पूछना कि उसने कुछ ऐसा किया है क्या? सहानी ने हाथ झाड़ते हुए कहा। छोड़ ना यार। अब कहाँ? कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंखों में डर साफ चमक रहा था। प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए सहानी, मेरे लिए करना। उसको फ़ोन कर और फ़ोन स्पीकर पर डालना। उसकी आवाज़ बेकरार थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी कॉल पर टिकी हो। सहानी ने एक गंभीर सांस ली। हाथ थोड़ा काँप रहा था। फिर उसने अमृता का नंबर मिलाया। लंबी घंटी एक और। आखिरकार फ़ोन उठ गया। उधर से अमृता की ठंडी तेज आवाज़ आई। हाँ सहानी, बोलो, आज कैसे याद किया? सहानी ने जबरन मुस्कान जमाई। आवाज़ को सामान्य बनाते हुए बोली, अरे कैसी बातें कर रही है तू? क्या हम तुझे भूल सकते हैं? तूने शहर बदल लिया तो क्या रिश्ता भी बदल गया? अमृता की आवाज़ सीधे तीर की तरह चुभी। प्लीज़ सहानी, यह ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों का अब कोई मतलब भी नहीं है। तेरे भाई ने मेरे डैड का बिजनेस बर्बाद कर दिया। हमें मजबूर होकर शहर छोड़ना पड़ा और तब तूने झूठी सहानुभूति भी नहीं दिखाई और आज अचानक फ़ोन किया है तो पक्का कुछ पूछना होगा। तो सीधे मुद्दे पर आ जाओ। क्या जानना है? सहानी ने निगलते हुए पूछा। ठीक है तो सुनो, क्या तुमने कियारा के खिलाफ मनु को कुछ बताया है या कोई ऐसा सबूत? क्योंकि मनु सबूत की बात कर रही थी जिससे कियारा एक्सपोज हो सकती है। बस इतना सुनते ही फ़ोन के उस तरफ अमृता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज़, इतनी कटु थी कि सहानी और कियारा दोनों की आंखें फैल गई। कियारा का दिल सीने में जैसे धड़कना भूल गया। अमृता बोली, तो आखिर मनु ने कियारा को एक्सपोज करने का सोच ही लिया। सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। सच कहूँ, मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। और जानना चाहती हो ना? तो हाँ, मैंने ही मनु को कियारा के खिलाफ सबूत दिए हैं। यह सुनते ही कियारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमृता की आवाज़ अब और भी धारदार हो चुकी थी। कियारा ने मनु के खिलाफ जितनी और जो प्लानिंग और चालें चली थी उन सब का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी जो लड़की अपनी बहन की ना हो सकी वो मेरी क्या होती। सहानी की सांसें अटक गई। कियारा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अमृता बोलती चली गई, मैं चाहती तो खुद उसे एक्सपोज कर देती उस दिन जिस दिन मेरी असलियत वेदांश के सामने आई थी, लेकिन यह हक मन्नत का था, इसलिए मैंने वह सारे वीडियो पेन ड्राइव में डालकर मन्नू को दे दिए। मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, कियारा से दूर रहो, क्योंकि उन वीडियो में कियारा सिर्फ मन्नू के ही नहीं अपने पूरे परिवार के खिलाफ है। अगर वो वीडियो बाहर आ गए तो उसे धक्के मारकर शेखावत मेंशन से ही नहीं शहर से भी बाहर फेंक दिया जाएगा। और कुछ जानना है? कमरे में कफन जैसी चुप्पी छा गई। ना कियारा कुछ बोल पाई और ना सहानी। सहानी ने सूखे गले से कहा, नहीं, बस यही जानना था। बाय। उसने तुरंत फ़ोन काट दिए। कमरे में अब सिर्फ एक आवाज़ रह गई थी, कियारा की तेज हिचकियों में छुपी हुई सांसों की आवाज़। उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी सांसें भारी, तेज और बेकाबू हो रही थी, जैसे अभी दिल सीने से बाहर निकल आएगा। सहानी कांपते हुए बोली, कियारा, ये क्या सुना मैंने? अमृता ने तेरी कौन सी वीडियो मनु को दी है? लेकिन ऐसा भी क्या है उन वीडियो में? एक मिनट, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। अमृता ने कहा कि तू सिर्फ मनु के खिलाफ ही नहीं, अपने परिवार के खिलाफ भी थी। ये मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सहानी की आंखों में सवाल ही सवाल थे। उसे सच में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कियारा, उसके चेहरे की मानो सारी हवा उड़ चुकी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वह डरते हुए बोली, सहानी देख,
मुझे गलत मत समझना, मेरा कुछ ऐसा करने का इरादा नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुन, प्लीज़ कोई रिएक्ट मत करना। जो अमृता ने कहा वो सच है, मैं सब कुछ तुझे बताती हूँ। और फिर कियारा ने सहानी को सब कुछ बता दिया। उसने कैसे क्रिस और वानी की ड्रग लेते वीडियो बनाई और उन्हें कैसे ब्लैकमेल किया। सहानी की आंखें सदमे से फैलती चली गई। वो चीखते हुए बोली, तूने ऐसा कर भी कैसे लिया कियारा? और मनु के खिलाफ? और क्रिस और बानी? वह तो, ओ गॉड, वो तो तेरे अपने हैं यार। मनु के खिलाफ करते करते तू कैसे इस हद तक गिर सकती है? और उसकी तस्वीरें, उसकी इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर डाल दी। सहानी की आवाज़ भराई हुई थी। गुस्सा, अफसोस, सदमा सब मिला जुला हुआ था। ठीक है, मैं मानती हूँ, हम सब चाहते थे कि मनु भाई की ज़िंदगी में ना रहे। मैं खुद चाहती थी कि तू मेरे भाई की वाइफ बने। तेरी हर साजिश में मैंने तेरा साथ दिया, लेकिन तू इस हद तक अपने ही परिवार के खिलाफ ये क्या कर डाला तूने? सहानी अपनी बात खत्म करते करते खुद कांपने लगी थी। कियारा लगभग टूटे हुए स्वर में चीखी, तू क्या सोचती है मैं यह सब शौक से कर रही थी? क्या करती मैं? बताना, क्या करती? मुझे वेद चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। मैं वेद से प्यार करती हूँ सहानी, तू अच्छी तरह से जानती है। होश संभालने के बाद से मैंने सिर्फ और सिर्फ वेद को ही मोहब्बत की है। उसकी आंखों में दर्द नहीं, पागलपन जैसा जुनून था। मनु बार बार मुझसे मेरा वेद छीनने की कोशिश करती रही। नहीं सहा जाता था मुझसे, नहीं तो क्या मैं ऐसा कुछ करती? सहानी उसे स्तब्ध होकर देख रही थी। कियारा जैसे किसी और ही दुनिया में थी। कियारा की आवाज़ और भी टूटी हुई। और सच कहूँ, मुझे नहीं पता था कि उसकी तस्वीरें डार्क वेब पर डालने से उसके साथ इतना बुरा हो जाएगा। मैंने सोचा था बस वो डर जाएगी, लेकिन यह सहानी की सांसें रुक रही थी। वह कियारा को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार उसकी असली शक्ल देखी हो। उसकी नज़रों में अपने लिए सवाल देख कियारा झुंझुलाकर बोली, मुझे ऐसे क्यों देख रही है तू? तू भी तो कबीर भाई से प्यार करती थी। उन्हें पाने के लिए तूने भी तो साजिशें की थी, कितनी प्लानिंग की थी पंखुरी के खिलाफ, लेकिन मैंने तो कभी तेरे प्यार पर सवाल नहीं उठाया। सहानी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह फट पड़ी। 1 मिनट कियारा, अंतर है। हाँ, मैंने भी प्लानिंग की थी पंखुरी को कबीर से दूर करने के लिए, लेकिन इस हद तक कभी नहीं गिरी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। उसकी आवाज़ कांपी। और हाँ, मैं आज भी कबीर से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे। और अगर मैं लाख कोशिशों से उन्हें पा भी लूँ ना, तो वो कभी मेरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैंने खुद पीछे हटना चुना। लेकिन तू तो इंसानियत से ही नीचे गिर गई। कियारा ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, आई एम सॉरी सहानी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन प्लीज़ एक आखिरी बार मेरी मदद कर दे। सहानी ने घूरकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, तू मेरी दोस्त है, इसलिए तेरे खिलाफ नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। इतना कहकर सहानी पलटी। कियारा को उसकी टूटी हुई हालत और डर से भरी आंखों में छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। शेखावत मेंशन का बड़ा गेट जैसे ही खुला, अंदर की चमक किसी फिल्मी सेट की तरह फैल गई। मन्नत, पंखुरी और जैस्मिन कार से उतरे ही थे कि अचानक आसमान से गुलाब के फूलों की बारिश शुरू हो गई। मन्नत एक पल को ठिठक गई। उसने हथेली बढ़ाकर कुछ फूल पकड़े, चेहरे पर हैरानी, आंखों में हल्की नमी। पंखुरी मुस्कुराते हुए बोली, मन्नू, लगता है दादाजी ने बहुत प्यार से तैयारी करवाई है। मन्नत ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चारों तरफ देखने लगी। और तभी उसकी नज़र सामने गई। बड़े बड़े खूबसूरत अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू होम मन्नू। वह शब्द जैसे उसके दिल को छू गए। कई महीनों का दर्द, अकेलापन, गलतफहमियां सब एक ही पल में आंखों तक आ गए। आंसू छलकने को थे, लेकिन मन्नत ने पलकों को जोर से झपका दिया।
उसने अपने आंसू वहीं रोक लिए। वह नहीं चाहती थी कि वापसी के इस पल में उसकी कमजोरी दिखे। पंखुड़ी ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। चल मन्नू, तेरा घर तेरे इंतजार में है। और मन्नत एक धीमी गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गई, उस घर की तरफ जहां से वह कभी टूटी हुई निकली थी और आज फिर लौट रही है। जैस्मिन भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसके हाथ पैर हल्की हल्की कांप रही थी। आज से खावत मेंशन जैसे सचमुच अपनी बाहें फैलाकर मन्नत का स्वागत कर रहा था। लॉन से लेकर मुख्य द्वार तक हर कोना रोशनी, फूलों और खुशबू से भरा हुआ था। मन्नत जैसे ही अंदर पहुंची, उसकी नजर सीधे केशव जी पर पड़ी। वह इस वक्त व्हील चेयर पर बैठे थे। बिना कुछ बोले मन्नत उनके पास भाग कर गई और झुककर केशव जी के सीने से लग गई। केशव जी की झुर्रीदार हथेलियां धीरे से उसकी पीठ पर ठहरी। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन केशव जी ने मुस्कुराकर कहा, आप घर आ गई ना, बस अब सब ठीक हो जाएगा। उस एक वाक्य ने वहां की हवा को और भी भावुक बना दिया। केशव जी फिर बोले, जाइए, आपका कमरा आपका इंतजार कर रहा है मन्नू। मन्नत हल्के से मुस्कुराई और वहां से जाने को हुई, तभी उसके सामने कबीर खड़ा था। उसकी नजरें जमीन पर झुकी हुई थी। चेहरा दर्द से खींचा हुआ और आंखों में बिखरी हुई बेचैनी साफ झलक रही थी। मन्नत कुछ नहीं बोली, वह बस मुड़कर जाने लगी। तभी कबीर की बेहद टूटी हुई, दबती हुई आवाज निकली, बच्चा। ये शब्द मन्नत के कदम वहीं जम गए। ये वही शब्द थे जो कबीर हमेशा अपनी दोनों बहनों के लिए इस्तेमाल करता था, प्यार से, लाड से। लेकिन वक्त और हालात ने ऐसी दूरियां बनाई कि कबीर ने उसे बच्चा कहना ही छोड़ दिया था, जैसे यह शब्द भी उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। मन्नत ने खुद को हर हाल में संभाला। आज वह टूटना नहीं चाहती थी, इस पल वह बिखरना नहीं चाहती थी। उसने गहरी सांस भरकर कहा, बच्चा मत बोलिए, ये शब्द मेरे लिए नहीं है मिस्टर कबीर, जिसके लिए है उसे जाकर बुलाइए। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, क्योंकि इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज़ जितनी सख्त थी, उसके अंदर उतनी ही गूंज पैदा हो रही थी। कबीर की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसका हौसला पूरी तरह टूट चुका था। अचानक उसने खुद को झुकाया और झुककर मन्नत के कदमों के पास बैठ गया। वह चौंक गई। ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए मिस्टर कबीर। लेकिन कबीर की टूट चुकी आवाज़ फिर गूंजी, माफ़ी मांग रहा हूँ। एक भाई अपनी बहन से माफ़ी मांग रहा है बच्चा, माफ़ कर दीजिए मुझे। उसकी आवाज़ काँप रही थी। हाथ हल्का सा काँप कर मन्नत के पैरों की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने छुआ नहीं, बस वहीं ठहर गया। मैं भाई होने की एक भी जिम्मेदारी नहीं उठा पाया बच्चा। मैं कभी भी एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। आपने बहुत कुछ अकेले झेला, सहा, और मैं आपके साथ नहीं था। उसकी सांसें भारी हो गई। लेकिन प्लीज़ मुझे मिस्टर कबीर शेखावत मत कहिए। मुझे ऐसी सज़ा मत दीजिए। एक बार, बस एक बार अपने भाई को भाई कहकर बुला लीजिए। एक बार कबीर भाई कह दीजिए बच्चा, बस एक बार। फिर चाहे मुझे सज़ा दे देना, चाहे मैं जो कहूँ वह मत मानना। लेकिन यह नहीं सहा जाता कि मेरी बहन मेरे ही सामने मुझे अजनबी बना दे। कबीर के शब्दों ने पूरे कमरे की हवा को थाम लिया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। और मन्नत, वह बस खड़ी थी, आंखें कांपती हुई, सांसें टूटती हुई, और दिल हर शब्द पर हिलता हुआ। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति जानता था कबीर हमेशा से सख्त मिजाज का था। वह आज तक किसी भी हालत में नहीं टूटा था। सब जानते थे कि उसका दिल कठोर है, वह अपनी भावनाओं को कभी बाहर नहीं आने देता। लेकिन आज वहाँ कबीर नहीं था, वहाँ केवल एक भाई टूटा हुआ था। उसकी टूटन को देखकर वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। पंखुड़ी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह उम्मीद से मन्नत को देख रही थी कि शायद मन्नत कबीर को माफ़ कर दे। लेकिन वह भी जानती थी कि मन्नत के दिल में काफ़ी गुस्सा और नाराज़गी है।
मन्नत ने हमेशा महसूस किया था कि जब भी उसे अपने भाई की ज़रूरत थी, कबीर वहाँ मौजूद नहीं था। इसलिए आज वह चाहे वह अपनी मजबूरी और गुस्से के कारण कबीर को गले लगाने के लिए मजबूर नहीं थी। केशव जी भी पहली बार उम्मीद कर रहे थे कि मन्नत अपने भाई को माफ़ कर दे, लेकिन वो भी मन्नत को फोर्स नहीं कर सकते थे। मर्जी उसकी थी, वह करे या ना करे। कबीर ने धीरे धीरे टूटी हुई आवाज़ में कहा, यदि आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती हैं तो मुझे सज़ा ही दे दीजिए बच्चा। सज़ा के बाद शायद मैं यह उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़। लेकिन आपकी यह नाराज़गी, आपका गुस्सा, आपका इग्नोरेंस अब मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे घुटन होती है। बस मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। कबीर ने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए, एक नरम, टूटे हुए और मासूम भाई के रूप में। मन्नत की आंखों में भी एक हल्की नरमी आ गई थी। उसकी नज़र पंखुड़ी पर चली गई, जो बामुश्किल अपने आंसू संभाल रही थी। वहीं जैस्मीन दूर से ही यह सब देख रही थी और उसका कैमरा सब कैप्चर कर रहा था। लेकिन इस वक्त उसकी भी आंखों में नमी थी। परिवार और उनका प्यार वह आज पहली बार देख रही थी। उसका भी दिल यही चाह रहा था कि मन्नत अपने भाई को माफ़ कर दे। इस बीच मन्नत की आंखों में झुकी हुई नाराज़गी और दर्द अब धीरे धीरे कम हो रहा था। वह कबीर को खुद के लिए नहीं बल्कि पंखुड़ी के लिए माफ़ करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए और उसके हाथों की हल्की कंपन को महसूस किया। कबीर की आंखें अभी भी नम थी, पर उनमें एक उम्मीद की किरण चमक रही थी। मन्नत ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आपको माफ़ करती हूँ। उसने जैसे ही कहा, सभी की सांसों में सांस आ गई। पंखुड़ी को तो लगा जैसे कि वह फपक कर रो ही पड़ेगी। वहीं कबीर मन्नत की हथेली थाम अपने माथे पर लगा लिया और उसके चुपके से बहते आंसू गालों से लुढ़कते हुए मन्नत को महसूस हुआ। वह बोली, मैंने आपको माफ़ किया भाई। यह सुनते ही कबीर की आंखों में चमक लौट आई। वह धीरे से उठा और मन्नत के सामने अपने हाथ फैलाए। मन्नत ने भी अपने हाथ उसके गले में डाल दिए। वह पल दोनों की आंखों में आंसू, दिलों में सुकून और रिश्तों में वो मजबूती जो कई सालों की टूटन और दूरी के बाद आई थी। पंखुड़ी और बाकी लोग दूर से देख रहे थे। उनकी भी आंखों में भी खुशी और हल्का सा गर्व था। कबीर ने धीरे धीरे मन्नत से कहा, थैंक यू बच्चा। आज से मैं हमेशा आपका भाई रहूँगा। वादा है आपका भाई का आपसे। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मन्नत ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। तभी पंखुड़ी ने हल्के से गला खंखारा, मानो कुछ नाराज हो। मन्नत और कबीर दोनों उसकी तरफ मुड़े। पंखुड़ी ने हाथ बांधते हुए कहा, भाई के मिलने के बाद मुझे मत भूल जाना। आखिर भाभी हूँ तेरी, और उससे पहले तेरी दोस्त। मेरे बाद ही तुम्हारे भाई होंगे। पंखुड़ी के ऐसे कहने से कबीर की नज़रें उस पर इंटेंस हो गई और वो मन में बोला, अच्छा जी, आपको तो मैं बाद में बताता हूँ मेरी प्यारी वाइफी। पंखुड़ी भी उसे देखकर हल्के से मुंह बना लेती है। उसकी बात ने माहौल को हल्का कर दिया था। कबीर और मन्नत दोनों मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़े दिव्या जी और राजवीर जी भी यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर राहत थी, उम्मीद थी, लेकिन भीतर गहरी शर्म भी थी। वे जानते थे मन्नत उन्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। फिर भी वो दोनों खुश थे कि मन्नत धीरे धीरे अपने रिश्तों की तरफ लौट रही है। तभी पंखुड़ी ने दोनों हाथ ताली बजाई। बस बहुत हुआ इमोशनल ड्रामा। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। आज शाम की पार्टी सिर्फ तुम्हारे लिए है मन्नू, और हाँ, तुम्हारे लिए कुछ खास सरप्राइजेस भी है। मन्नत हल्के से मुस्कुराई। घर की हवा में पहली बार उसे अपनापन महसूस हुआ। लेकिन ऊपर की रेलिंग पर खड़ी कियारा की नज़रों में तूफान उमड़ रहा था। उसकी आंखें मन्नत पर ऐसे जमी थी जैसे उसे चीर देना चाहती हो। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, मन्नू, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले वेद को, मॉम डैड, और अब कबीर भाई, सब तुम्हारी तरफ खड़े हैं। जहां एक समय सभी की नज़रें मुझे ढूंढती थी, लेकिन आज कोई मुझे ढूंढ भी नहीं रहा है। किसी को मैं याद भी नहीं हूँ। हर कोई तुम्हारे लिए है।
तूने मुझसे मेरा हर एक रिश्ता बहुत चालाकी से छीना है। इमोशनल कहानी सुनाकर अपनी आपदा को अवसर में बदल दिया। होठ कांपे, चेहरा नफरत से लाल हो गया। लेकिन याद रखना, मैं हार नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं। कभी भी मैं तुझे अपनी जगह नहीं लेने दूंगी। कियारा की आंखों में नफरत की आग धधक रही थी और नीचे पूरा शेखावत मेंशन में खुशियों की हलचल बढ़ती जा रही थी। शाम का समय हो चुका था। शेखावत मेंशन रोशनी में नहाया हुआ था। हर तरफ चमक, चहल पहल और खुशियों की गूंज थी। यह मन्नत के लौट आने की खुशी थी। कबीर ने अपनी बहन के लिए दिल से यह शाम बनाई थी। उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कान तक के लिए वह हर हद तक जाने को रेडी था। आज वहाँ हर वह इंसान मौजूद था जिसने कभी मन्नत को गलत समझा था। जैसे ही मन्नत सीढ़ियों से नीचे उतरी, हर नज़र उसी पर अटक गई। वो सच में आज अपने घर की प्रिंसेस लग रही थी। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसकी आंखें हल्की नम थी। इतनी खुशियाँ अचानक मिलना उसे एक अजीब सा डर भी दे रहा था। उसे देखकर सभी वहाँ बहुत खुश थे, सिवाय कियारा के। उसकी जलती आंखें मन्नत पर टिकी हुई थी। उसको इतना अटेंशन मिलते देख उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी आ गए थे। वो धीरे से फुसफुसाई, एक समय था जहाँ सबकी अटेंशन मुझ पर हुआ करती थी, लेकिन इस मन्नत ने सब खराब कर दिया। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कियारा के चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। पार्टी में सब मौजूद थे, लेकिन एक चेहरा, एक नज़र, एक आवाज़ जिसे मन्नत अनजाने में ढूंढ रही थी, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वेदांश अभी तक नहीं आया था। यहाँ तक कि मयंक भी आ चुका था। पंखुरी ने दूर से ही उसे नोटिस कर लिया। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आई और हल्का सा कोहनी मारकर बोली, क्या बात है मिस मन्नत शेखावत, किसी खास को ढूंढ रही हो? मन्नत तुरंत नजरें चुराकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है पंखु, मैं क्यों ढूंढूंगी उन्हें? पंखुरी ने भवें ऊपर कर कहा, ओहो ड्रामा मत करो, मैंने तो अभी नाम भी नहीं लिया। और देखो चेहरे कैसे शर्म से लाल हो गई। तुझे देखकर ही समझ में आ जाता है कि मिस्टर राठौर को नहीं देख पा रही है तो तुझे कितनी बेचैनी हो रही है। मिस्टर राठौर को तो अब तक आ जाना चाहिए था। अभी मैं कबीर से पूछ कर आती हूँ कि आखिर वो अब तक क्यों नहीं आए। तभी मन्नत तुरंत से बोली, रुक जा पंखु, मैं सच में उन्हें नहीं ढूंढ रही हूँ। पंखुरी ने होठों पर एक शरारती मुस्कान सजाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं ढूंढ रही हो, ठीक है, पर अगर मिस्टर राठौर आएंगे ना तो तुम्हारी यह आंखें खुद उन्हें ढूंढने लगेगी। मन्नत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह क्यों उन्हें ढूंढ रही थी। वह क्यों चाहती कि वेदांश उसे इस तरह सजकर आते हुए देखे। उसी क्षण पंखुरी ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और गहरी सांस लेते हुए बोली, अजीब बात है, इतनी बड़ी पार्टी में सब है लेकिन वेदांश राठौर नहीं है। क्या ही बेकार टाइमिंग है इनकी भी। मन्नत ने बस एक बार फिर चारों तरफ देखा, कहीं भी नहीं, किसी भी कोने में नहीं, ना उसका साया, ना उसकी चाल, ना उसकी ठंडी आंखें। उसका मन मायूस हो रहा था। वह मन में बोली, अजीब बात है, पूरा राठौर फैमिली यहाँ मौजूद है, लेकिन मिस्टर राठौर वो अब तक क्यों नहीं आए? क्या उन्हें नहीं मालूम कि मैं वापस आ गई हूँ? वहीं जैस्मिन एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी नज़रें लगातार भीड़ को स्कैन कर रही थी। शेखावत मेंशन का हर सदस्य, राठौर परिवार का हर चेहरा, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। जब भी उसकी नज़र मन्नत पर पड़ती, गला कसने लगता। उसके अपने धोखे की करवाहट उसे अंदर तक घून की तरह खा रही थी। चेहरे पर हल्की मायूसी, दिल में बेचैनी की अजीब सी धड़कन। वह बार बार अपने ड्रेस पर लगे उस कैमरे को महसूस करी थी, मानो वो छोटा सा डिवाइस उसकी आत्मा पर भार बन गया हो। तभी सामने किसी कुर्सी के खिसकने की आवाज़ आई। जैस्मिन झट से चौंकी और फिर उसके सामने आकर बैठ गया मयंक। ऐसे बिल्कुल उसके सामने, इतना करीब कि उसके ड्रेस पर लगा मिनी कैमरा कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था। रिकॉर्डर का एंगल पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। जैस्मिन की भौहें सिकुड़ गई। क्या आप में इतना भी मैनर्स नहीं है कि बिना
पूछे किसी लड़की के सामने ऐसे नहीं बैठते। मयंक ने तुरंत अपने माथे पर हाथ मारा, जैसे सच में गलती हो गई हो। ओह सॉरी, मुझे लगा शायद आपको बुरा नहीं लगेगा, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैस्मिन की नज़र बर्फ सी ठंडी थी। जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो आपको क्यों लगा कि मैं चाहती हूँ कि आप यहीं बैठे? मयंक ने हल्की, लगभग निहायत मासूम सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक अनकहा सा चमक उठी। ठीक है, चलिए अब पूछ ही लेता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? देखिए, पार्टी में मैं बोर हो रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं मिला जिससे दो बातें कर लूँ, और आप यहाँ अकेली बैठी थी तो सोचा शायद। जैस्मिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। अभी उसके दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था। दिल घबराया हुआ था। वो किसी से भी बहस करने की हालत में नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और फिर बोली, ठीक है बैठ जाइए, लेकिन प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिएगा। मयंक हल्के से मुस्कुराया और चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों का वो अजीब सा ठहराव, वो शांत सा भाव और कैमरे के बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट में बैठने का तरीका जैस्मिन की बेचैनी को और भी बढ़ा रहा था। मयंक कुछ पल तक बस उसे देखता ही रहा। उसकी आंखों की चमक, चेहरे की सादगी बिना कोशिश किए भी दिल को छू लेने वाली थी। जैसे ही जैस्मिन को उसकी नज़रों का एहसास हुआ, वो भौवे सिकुड़कर बोली, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? यहाँ बैठकर मुझे घूरने की ज़रूरत नहीं है। मयंक ने कंधे उचकाए। आपने ही तो कहा कि आपको परेशान ना करूं। अब बात करने की इजाज़त दे नहीं रही हो तो सोचा आंखों से ही बातें कर लूं। जैस्मिन ने एक गहरी खीस भरी सांस ली। ऐसी क्या बात करनी है मुझसे? बस यही मौका चाहिए था। मयंक थोड़ा और आगे झुककर बोला, पहली बात, आपने ऑफिस आना क्यों बंद कर दी? जब वहाँ आप थी तो वहाँ बहुत अच्छा लगता था। जैस्मिन तुरंत सीधी हो गई। जितने दिनों के लिए मुझे हायर किया गया था उतना दिन ही काम करती हूँ। अब ज़रूरत नहीं है तो ऑफिस क्यों जाऊँ? सिंपल सी बात है, लेकिन शायद लगता है आपको समझ में नहीं आता है। उसकी आवाज़ तो सख्त थी, लेकिन आंखों में छिपा दर्द मयंक से छुपा नहीं। मयंक धीमे से मुस्कुराया। तो अब आप क्या कर रही हैं? इस सवाल ने जैस्मिन को कुछ पल के लिए चुप करा दिया। चेहरे पर एक पल को दर्द उभरा, जिसे उसने तुरंत एक बनावटी मुस्कान से ढक लिया। आप मेरे बारे में इतना जानने में इंटरेस्टेड क्यों हैं? मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पास से गुजर रहे वेटर के हाथ में पकड़ी ट्रे से 2 कोल्ड ड्रिंक उठाए, एक अपने लिए दूसरा जैस्मिन की ओर बढ़ाते हुए बोला, लीजिए, लगता है आप बहुत गुस्से में हैं, थोड़ा ठंडा पी ले, शायद दिमाग ठंडा हो जाए। जैस्मिन ने उसकी तरफ देखा, आधे गुस्से से तो आधे हैरानी से। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मयंक आखिर उससे चाहता क्या है। उसने गहरी सांस ली और जैसे वो मयंक के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेने लगी, एकदम अचानक मयंक का हाथ स्लिप हो गया और ठंडी कोल्ड ड्रिंक का पूरा ग्लास सीधे उसकी ड्रेस पर गिर पड़ा, ठीक वहीं जहां राव ने मिनी कैमरे फिट किए थे। जैस्मिन बुरी तरह से चौंक गई। ये आपने क्या किया? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। वो गुस्से से कांप रही थी, लेकिन मयंक के चेहरे पर एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से जानता था कि उसने क्या किया है। तभी वहाँ अचानक से लाइटें चली गई और पूरी महफिल में अंधेरा छा गया। क्या होगा कहानी में आगे? क्यों अब तक वेदांश नहीं आया था पार्टी में? क्या था उसका प्लान? क्या जानबूझकर मयंक ने जैस्मिन की ड्रेस खराब कर दी थी? और क्या चल रहा है कियारा के दिमाग में, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।